हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के 6th पेपर, जो छठवां पेपर होता है, जो कि किसका है, हिंदी का है। उसका हम देखेंगे पवन सीरीज का बहुविकल्पीय पार्ट का पार्ट नंबर 2, और इसमें हम जितने भी बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक प्रश्न का आंसर हम बहुत ही डिटेल से करेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को स्वयं जांचेंगे, है ना। वीडियो को आप रोक के पहले आप आंसर लगाएंगे, उसके 5-10 सेकेंड बाद हम आपको उत्तर उसका बताएंगे। तो आप अपनी तैयारी जांचते रहना। एक प्रकार से आपका टेस्ट भी रह सकता है और एग्ज़ाम आपके, है ना, बहुत ही करीब में है एग्ज़ाम, क्योंकि दिसंबर में पेपर होगा ही होगा, 100% है एकदम, ठीक है। चाहे वो सेकंड का हो चाहे 4th सेमेस्टर, दोनों का होगा। तो एक बार आप वीडियो को शेयर करना ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी जांचें, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा है नहीं। तो चलिए, जितनी भी आपके पास पावर है लगा दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये रिपीट करता है बहुत ज़्यादा, है ना। हर एक विषय की आप जो है क्लासेस या क्वेश्चन लगाते रहें आप, है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस लगाते रहें। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो हमने गणित और विज्ञान के भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं सभी वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, आप देखते रहें। बाकी लास्ट में अभी एक मैराथन क्लास भी लगाएंगे हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए, एक बार आप क्लास को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहले आप स्वयं उत्तर देंगे, अपने आप से जांचेंगे अपने आप को, फिर हम आंसर बताएंगे। पहला क्या दिया है, ऊष्म व्यंजन है। इन दिए गए ऑप्शन में से ऊष्म व्यंजन हमें बताना है। तो हम आपको बता दें कि ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, मतलब हीट थोड़ा बहुत निकलती है ना, गर्मी निकलती है उन वर्डों को बोलते समय। तो वो व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं, हमें ये बताना है। तो बताएं कौन सा होगा इसमें, जल्दी से। चलिए, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बा सही होगा, सा। मतलब तीनों के जो तीनों सा हैं, है ना, ये सा हो गया, षटकोट वाला सा हो गया ये वाला, और जो ये वाला हो गया सा, ये तीनों के तीनों सा और हा, ये सभी काउंट होते हैं किसमें, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इनको आप याद रखना, तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। क्षत्रिय वाला छा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलके बना होता है, तो आप कहेंगे अधक का, और षटकोट वाला जो सा होता है इससे मिलके बना होता है क्षत्रिय वाला छा। ये जो है एक संयुक्त व्यंजन है। य र ल व ये सभी जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ये भी पूछ सकता है। तो य र ल व ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वर और व्यंजन जो रखे गए हिंदी में कुल मिला के वो कितने हैं, 42, ठीक है ना। कितने हैं, 42, जिसमें से 9 को स्वर माना गया है और 33 क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना। कितने हैं, 33 व्यंजन है और 9 क्या है, स्वर है। अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है डीएलएड, उसमें यही दिया गया है कि स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या मिलाएं तो 42 है, जिसमें 9 स्वर हैं और 33 क्या है, व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के भेद कितने भेद हैं, ये बताने हमें। स्वर के कितने भेद होते हैं ये बताने हैं। तो आप कहेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे ह्रस्व स्वर होता है ना। पहला कौन है, ह्रस्व, जिन्हें बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है ना। ये स्वर रहित वर्ड भी होते हैं, अगर बात करें जिसमें हलंत लगा हो। तो पहला है ह्रस्व स्वर, 3 प्रकार का होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलते समय हमें 2 मात्रा का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर है। नंबर 3 है प्लुत स्वर। कौन है, प्लुत स्वर, ये पढ़े होंगे आप, है ना। प्लुत स्वर जिसको बोलते समय 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ओम लिखते हैं, ओम बोलते हैं तो वहाँ 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर है। तो स्वर के कितने भेद हो गए, तो आप कहेंगे 3। ऐसे व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं अगले वाले पार्ट में। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उस क्लास को भी देखना, उसमें भी हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन को कराया है। आप
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है हमें कि दीर्घ स्वर जो हैं वो कितने होते हैं। तो आप कहेंगे जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। जैसे कि बड़ा आ है, बड़ी ई है ना। उसके बाद और माना गया है किसको, तो आप कहेंगे ऐ को माना गया, ठीक है ना। तो 3 माने गए हैं दीर्घ स्वर की बात करें तो, ठीक है ना। वैसे आप कहेंगे तो वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो यहाँ पे माना गया है इसके अनुसार तो आप कहेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या, अच्छा हम गलत कर रहे हैं, 8 होता है, 3 कहाँ होगा, कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। कितने होते हैं, 8। क्योंकि देखिए दीर्घ स्वर में कौन कौन आएगा, तो आप कहेंगे बड़ा आ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, बड़ी ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ए भी आता है दीर्घ में, फिर ऐ भी आता है दीर्घ में, फिर ओ भी आता है दीर्घ में, ठीक है, फिर ओ भी आता है दीर्घ में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद अन भी काउंट होगा और आहा भी काउंट होगा, ये सही बात है, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, 8 होते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या, हमने लिख के बता दिया पूरा, ये होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या दिया गया है 46 में, संयुक्त व्यंजन है, हमें बताना है इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, आपको बताया था कि उसमें संयुक्त व्यंजन कौन था। तो आप कहेंगे इस ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन कौन होगा, त्रा होगा, त्रा। अभी आपको मैंने क्षत्रिय वाले छा के बारे में बताया था, है ना। वैसे त्रा भी है, ये किससे मिलके बना होता है, तो आप कहेंगे आधा ता, और किससे मिलके बना होता है, रा, इससे मिलकर बना होता है त्रा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ऐसे क्षत्रिय वाला छा है, ठीक है, क्षत्रिय वाला छा किससे मिलके बना था, अभी आपने देखा था कि आधा का, और जो षटकोट वाला सा होता है इससे मिलके बना होता है क्षत्रिय वाला छा, ठीक है। ऐसे आपका त्रा है, ठीक है, कौन सा है, व्यंजन त्रा, ये किससे मिलके बना होता है, तो आधा ता और प्लस कितना, रा, इससे मिलके बना होता है त्रा। उसके बाद एक है ज्ञा, ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। ज्ञा किससे बना होता है, तो आप कहेंगे अधज्या प्लस इया से मिलके बना होता है, इया, इससे मिलके बनता है ज्ञा। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कौन ऑप्शन दिया था, त्रा वाला था, तो इसलिए ये वाला सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 47 नंबर में, कह रहा है कि हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। हमें ये बताना है कि हलंत का चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे हलंत का चिन्ह इसमें कौन है, बहुत ईजी है, ये सबको आता होगा। ये वाला हलंत का चिन्ह होता है, जब किसी भी हम वर्ड को लिखते हैं और उसके नीचे ऐसे अगर लगाए मात्रा तो ये हलंत पढ़ा जाता है, मतलब इसमें ये स्वर रहित वर्ड है, इसको स्वर रहित वर्ड भी पढ़ा जाता है, और धक्का बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें स्वर नहीं है उपस्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी और अगर चिन्ह की बात करें तो ये आपको पता होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये क्या है, तो ये कहेंगे आप विस्मय बोधक का चिन्ह है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो इंग्लिश में बोले तो। ये क्या है, योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ठीक है। तो चिन्ह के बारे में आप पढ़ लेंगे यदि अभी तक नहीं पढ़ा तो, क्योंकि एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ ही जाएगा चिन्ह से रिलेटेड, चाहे वो अति लघुत्तरीय में आए, चाहे लघुत्तरीय में, और चाहे वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय में आए। अगला क्वेश्चन देखें, मौन पठन के दोष हैं, मतलब जब हम शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं तो उसके दोष क्या हैं, हमें ये बताने हैं। तो मौन पठन के समय भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, तो आप कहेंगे इसमें सभी के सभी जो दोष हैं ये मौन पठन के दोष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, कमेंट करके बताना है ना कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और एक एक क्वेश्चन को मैंने बताया ना बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, चाहे जिस विषय में देखें आप। मैथ की क्लास मैंने ले रखी है मैराथन, और बाकी टॉपिक वाइज भी आपके हैं चैनल पे उपलब्ध है, आप देखना, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा दिया है, घातांक करड़ी भी डिटेल पढ़ाया है ना। हर एक के लगभग 2-2 वीडियो है, एक में आपका पूरा सिलेबस कवर है और बेसिक जिसे बोलेंगे, और एक में पूरा आपका क्या है, क्वेश्चन है। और सेकंड सेमेस्टर का तो हमने पूरा ही पढ़ाया है एक तरफ से, है ना, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, पूरा दोनों विषय कंप्लीट एक तरफ से हमने कराया है।
ठीक है। बाकी समय के अभाव होने के कारण बाकी इसकी हम सीरीज को क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ ही करा रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि अगली बार से है ना आपके भाई बहन कोई भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड जो होगा तो आप कर सकता है, क्योंकि इसके बाद हम क्लास हम बहुत ही हो सकता है लाइव क्लास लें और फिर समय देंगे पूरा ऑनलाइन पर। चलिए, क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं इसलिए समय कम मिलता है। आगे देखते हैं हम, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। जो संस्कृत वर्णमाला है उसे कितने भाग में बांटा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में? 4। अगला क्वेश्चन देखें, मौखिक पठन के तत्व हैं। मौखिक पठन के तत्व हैं, जब हम ओरली किसी चीज़ को पठन करते हैं पढ़ते हैं तो इसके तत्व कौन है हमें ये बताना है। तो शुद्ध उच्चारण करते हैं, बिल्कुल, है ना। अस्पष्ट स्वर भी होना चाहिए, जैसे किसी को इंटरव्यू जिसको बोलते हैं हम, साक्षात्कार करना, मौखिक पठन उसमें होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। मधुर ध्वनि, बिल्कुल, तो इसमें अगर बात करें कि ये सभी के सभी तत्व होने चाहिए। मौखिक पठन के तत्व सभी हैं, शुद्ध उच्चारण भी है, अस्पष्ट स्वर भी है, मधुर ध्वनि भी है, तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी के सभी इसमें सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो सबसे महत्वपूर्ण साधन, देखो साधन तो इसमें सब है, लेकिन इस दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें, क्योंकि ऑप्शन भी डिपेंड करता है क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए, तो आप कहेंगे समाचार पत्र जो है इसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन रहेगा। किसी भी अगर भाषा को हमें सीखना है तो समाचार पत्र जो है ये इस दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, कबीर की प्रमुख रचना है। कबीर की प्रमुख रचना हमें बताना है। देखो कबीर की कौन कौन है, साखी है, सबद है और रमैनी है। साखी, सबद और रमैनी ये 3 है। अब इसमें तो साखी ही दिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख रचना है कबीर जी की वो कौन है, साखी है। बाकी साखी है, सबद है, रमैनी भी है। सूर सागर किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सूरदास की। सूरदास की रचना अगर पूछ ले तो कौन कौन है, सूर सागर, है ना, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका शॉर्टकट में नाम है हरिओध, ठीक है ना। इनकी रचना वो है प्रिय प्रवास। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है एग्जाम में। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर बात करें 52 में, तो उत्तर हमारा कौन सा रहा, साखी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, कबीर की बीजक भी है, आपको पता होगा। चलिए अगला पेज लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखें 53 क्या दिया गया, 53 ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। हमें ये बताना है इसे दिए गए ऑप्शन में से ज्ञानाश्रयी, ज्ञान के आश्रयी शाखा के जो कवि थे वो किसको माना गया है। हिंदी में अगर बात करें तो आप कहेंगे कबीर को माना गया है। किसको माना गया है, कबीर दास जी को। जबकि जो बिहारी हैं ये रीत काल के प्रतिनिधि कवि थे। रीत काल के प्रतिनिधि कवि पूछे तो बिहारी लाल जी थे, जिनका जन्म 1603 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें बिहारी की रचना, तो मैंने बताया बिहारी की एक मात्र रचना है जिसका नाम क्या है, बिहारी सतसई। इसमें लगभग 700 दोहों और सोरठों का क्या है, संग्रह है, कलेक्शन है पूरा। और सूरदास की मैंने भी बताया था, सूरदास की सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, ये प्रमुख रचनाएं कुछ है सूरदास की। और तुलसीदास की आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। तुलसीदास की रचनाएं आप कमेंट में बताइए। अगला जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। देखिए जयशंकर प्रसाद की कई सारी रचनाएं हैं, आपने पढ़ा है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, आंसू, झरना, लहर, कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि महाकाव्य है। इसमें अगर देखें तो इसमें कौन है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है, एक प्रमुख रचना थी। दिए गए ऑप्शनों में अगर चूज करना हो तो ये होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया खंड काव्य इसमें से कौन है, ये बताना है। तो पंचवटी, कौन, पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त का क्या है, एक खंड काव्य है। इसको आप याद रखेंगे। इरावती आप कमेंट में बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है रचना ये बताएं आप। अगला 56 नंबर देखें आप, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, यामा है, दीप शिखा है, ये प्रमुख रचना में आती है महादेवी वर्मा की, जिसमें से क्या दिया गया है, यामा दिया गया है, ठीक है ना। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा इसमें, यामा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये बताना है हमें। तो ये भी बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कि कौन है वो, है ना पत्रिका, तो कहेंगे सरस्वती पत्रिका। जिसका संपादन किसने किया था, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, अगला बताएंगे अब गीतांजलि। बताएं आप ये किसका है जल्दी से। सरस्वती तो इसका उत्तर है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ने जो पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है सरस्वती। अगला, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की। हरिवंश राय बच्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, आप कहेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं। ये रचना किसकी है आत्मकथा, ये आत्मकथा है किसकी, हरिवंश राय बच्चन की, जो कि किसके फादर हैं थे, तो आप कहेंगे किसके, पता ही होगा बॉलीवुड किस के हैं, कौन है वो, तो आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन, ठीक जी ना, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन जी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर है गबन और गोदान। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, गबन और गोदान ये किसकी प्रमुख रचना है, तो आप कहेंगे किसकी है, बताएं पहले आप। ठीक है, गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है ये बताना है, तो आप बताएं कौन होगा इसमें सही। तो गबन और जो गोदान है ये किसकी है, तो आप कहेंगे प्रेमचंद्र जी की। किसकी है, प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदान और गबन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो समाचार पत्र ये भी पाठ्य है, पढ़ने के लिए वस्तु है, बिल्कुल। पत्रिकाएं भी हैं, संदर्भ पुस्तकें भी हैं, तो हम कहेंगे उपयुक्त सभी के सभी पाठ्य वस्तु से संबंध रखते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। जो बीजक ग्रंथ है ये किससे संबंध रखता है, मतलब किसने इसको लिखा है, बीजक किसका ग्रंथ है ये, तो आप बताएंगे कौन है, कबीर दास जी। कबीर का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, बीजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का मैंने भी बताया था, दिनकर की कोई एक रचना बताएं आप। रामधारी सिंह दिनकर। तुलसीदास की भी आप बताएं, गोस्वामी तुलसीदास की। सूरदास की आप कमेंट करें एक बार फिर से आप, अभी मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, 62, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले ही, जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने कहा था कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि किसको माना गया है, बिहारी जी को, जिनका जन्म कब हुआ था, 1603 ईस्वी में, बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था। ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था, स्वर्गवास हो गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64 मतलब 64 नंबर देखेंगे आप। क्या दिया गया है, परिमल काव्य के रचयिता कौन है। परिमल के रचयिता कौन है ये बताना है, तो वो है निराला जी। इसको याद ही रखेंगे आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। निराला शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, जिसके रचना कौन है, परिमल इनकी रचना है। महादेव वर्मा की मैंने बताया था अभी, यामा है, दीपशिखा है, कबीर का आपने पढ़ा है, बीजक है, और कई सारी रचनाएं हैं। अगला, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं ये बताना है, तो इनको भी याद रखेंगे आप, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, जो कि पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वीणा काव्य रचना के रचयिता है। वीणा काव्य रचना के रचयिता कौन है ये बताना है, तो आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो कौन है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन है, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये लिखा गया है, ये रचना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो कभी कभी भैया
डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेता है तो आप कहेंगे 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी को राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, या तो इनका जीवन परिचय पूरा याद हो तो आपको याद रहेगा। अगला, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो आप कहेंगे श्याम सुंदर दास जी ने। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? हिंदी नवजीवन का संपादन किया गया था किसके द्वारा, ये बताना है। तो हिंदी जो नवजीवन है इनका नाम क्या था? हरिभाव उपाध्याय। क्या नाम है? हरिभाव उपाध्याय, जो कि हिंदी नवजीवन का संपादन इन्होंने किया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट पेज है, देखो इसके बाद आपका क्या गया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने 2 पार्ट में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली से समझ लिया है। एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब एक दोबारा वीडियो केवल देखेंगे, है ना, पसंद आई हो तो आप वीडियो अपने फ्रेंड तक भी भेजना, उनको भी हेल्प मिले, लाइक भी कर देना, प्यारा सा कोई कमेंट भी करेंगे आप, ताकि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्य को क्या कहते हैं? काव्य और महाकाव्य में जो सारगर्भित वाक्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे आप, बन सकता है एग्जाम में। तो उसे कहा जाता है सूक्ति। क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं, याद रखेंगे आप। काव्य हो चाहे महाकाव्य हो, उसमें सारगर्भित जो वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है सूक्ति। अगला, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, सूक्ति किस काव्य की है? हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, सूक्ति किस काव्य की है, ये बताना है। ठीक है ना, तो आप बताएंगे क्या है, इसका नाम क्या है? तो किरातार्जुनीयम। क्या नाम है? किरातार्जुनीयम, ये है नाम। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? इस पूरे विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो बताएं क्या है? श्रीमद्भागवत गीता। इससे बड़ा कोई महाकाव्य नहीं है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे श्रीमद्भागवत गीता, जो कि विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इस प्रकार आपने लगभग क्या सभी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए थे और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी को देखा, और बहुत अच्छे से देखा एक एक क्वेश्चन के बारे में, है ना, विस्तार से आपने सीखा। तो कैसे लगी क्लास, कमेंट करके आप बताएंगे। आप लगातार बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।